जिंदगी और मौत का ये खेल हर इंसान के लिए कड़वी सच्चाई है। हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और हम चाहे या ना चाहे हर किसी की आखिरी डेस्टिनेशन मौत है। लेकिन जब ये मौत नेचुरली होती है तब हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और आसपास के लोगों को दर्द तो होता है, पर सवाल नहीं उठते। पर जब किसी से जीने का हक छीन लिया जाता है, जब किसी का मर्डर होता है, तब इंसानियत को लेकर ही सवाल उठने लगते हैं। आज हम अपनी इस सीरीज में एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की बात कर रहे हैं जो इस सोसाइटी के खोखलेपन का एहसास दिलाती है। ये इंसिडेंट जितना पेनफुल है उतना ही घिनौना भी है। हम बात कर रहे हैं शीना बोरा मर्डर केस की। ये एक ऐसा मर्डर केस है जो बताता है कि मनी, फेम और पावर के सामने रिश्ते हमेशा फीके पड़ जाते हैं। यहाँ लोगों की जान पैसे के सामने सस्ती हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे प्रियंका और कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो शो शीना बोरा मर्डर केस। अक्सर कहा जाता है कि एक बच्चे की तकलीफ में सबसे ज्यादा दर्द माँ को होता है, लेकिन तब आप क्या कहेंगे जब आपको ये पता चले कि एक मासूम लड़की का मर्डर उसकी माँ ने ही किया है। शीना बोरा मर्डर केस एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा था जिसमें शीना का मर्डर उसकी अपनी माँ इंद्रानी मुखर्जी ने किया है। यह मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जिसमें फॉर्मर मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी का नाम भी इन्वॉल्व है। पीटर मुखर्जी की वाइफ इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा के मर्डर के इल्जाम में 7 साल की सजा काट चुकी है। अभी हाल ही में जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनकी बेल अपील को मंजूरी दी गई और वो बेल पर बाहर आई है। शीना बोरा मर्डर केस रिश्तों का एक ऐसा जाल है जहां शीना की जिंदगी में रिश्तों से बनी इस उलझन ने उसकी जान ले ली। ये मर्डर मिस्ट्री हमारी हाई प्रोफाइल सोसाइटी की एक ऐसी कहानी है जो रिश्तों को लेकर बहुत से सवाल खड़े करती है। शीना, जो इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी, इंद्रानी मुखर्जी ने शीना को जिंदगी भर अपनी बहन बनाकर लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाया। इंद्रानी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी भी शीना को अपनी स्टेप डॉटर नहीं बल्कि अपनी साली समझते थे। इंद्रानी मुखर्जी और शीना बोरा के अलावा इस कहानी में बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने शीना को रास्ते से हटाने में इंद्रानी की मदद की और इन सभी का शीना और इंद्रानी से गहरा नाता है। ये सभी एक दूसरे की जिंदगी में उलझे हुए हैं और इन सभी कैरेक्टर्स की कहानी समझे बिना हम इस केस को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। आगे हम एक एक करके इन सभी की जिंदगी का हर वो पन्ना जो शीना से जुड़ा हुआ है आपके सामने खोलकर रखेंगे। इन कैरेक्टर्स के अलावा भी इस केस में बहुत से इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 3 साल तक किसी को ये पता नहीं चला कि शीना इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। शीना की माँ यानी इंद्रायणी ने लोगों को यही बताया कि शीना आगे की पढ़ाई के लिए यूएस से चली गई है। वहीं इंद्रानी मुखर्जी के स्टेपसन राहुल मुखर्जी को इस बात पर शक हुआ। उसने पुलिस में कंप्लेंट भी की, लेकिन उस समय किसी को कुछ नहीं पता चला। वहीं अपने सजा के बीच इंद्रानी मुखर्जी ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जिस मर्डर की सजा काट रही हूँ वो शीना बोरा अभी जिंदा है और इस वक्त कश्मीर में है, जबकि सबूत ये साफ तौर पर बताते हैं कि शीना की मौत 2012 में हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि एक माँ ने अपनी बेटी को बहन बनाकर अपने पति और दूसरे लोगों से क्यों मिलवाया और एक माँ ने अपनी ही बेटी का मर्डर क्यों किया? क्या शीना उसके मर्डर में शामिल इंद्रानी के दूसरी पत्नी संजीव खन्ना की बेटी थी? और अगर नहीं तो शीना के फादर कौन थे? और अगर शीना 2012 में ही मर चुकी है तो इंद्रानी मुखर्जी ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट को ऐसा लेटर क्यों लिखा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
ये केस पारिवारिक रिश्ते के साथ साथ इस हाई प्रोफाइल सोसाइटी के दिखावे को भी आपके सामने लाकर रख देगा। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में जाना कि शीना की कहानी 3 साल तक शीना के मौत के राज के साथ मिट्टी में दफन हो गई थी और उनकी मौत से अनजान सभी लोग ये मान रहे थे कि वो इस वक्त यूएसए में है। पर सच्चाई कुछ और ही थी। परिवार, दोस्त या रिलेटिव में से कोई भी शीना के गायब होने को लेकर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवा रहा था। पुलिस के पास कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि शीना के बारे में इन्वेस्टिगेशन आखिर शुरू कैसे हुआ। तो चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में जिसने 3 साल बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर मजबूर किया। 2015 में मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया थे। राकेश मारिया मुंबई पुलिस का एक जाना माना चेहरा है। वो एक ऐसे काबिल पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने 26/11 की जांच में भी पार्टिसिपेट किया था और संजय दत्त से जुड़े इन्वेस्टिगेशन में भी राकेश मारिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जून 2015 को राकेश मारिया के पास एक फोन कॉल आता है जो एक लड़की ने किया था। उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया, उसने अपने बारे में कोई खबर नहीं दी, लेकिन राकेश मारिया को यह बताया कि 3 साल पहले शीना बोरा नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था। पिछले 3 साल से शीना बोरा गायब है। उसके बारे में उसके फ्रेंड, उसके परिवार, उसके किसी रिलेटिव को कोई खबर नहीं है, बल्कि उसका खून खुद उसकी बड़ी बहन इंद्राणी मुखर्जी ने किया है। वो लड़की इंद्राणी मुखर्जी का नाम लेते हुए इस बात पर जोर देती है कि ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है जिसमें हमारी सोसाइटी की बहुत सी हाई प्रोफाइल लोगों का नाम भी जुड़ा हुआ है। इंद्राणी मुखर्जी का नाम सुनते ही राकेश मारिया के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जिया पीटर मुखर्जिया की वाइफ है। पीटर मुखर्जिया का नाम मुंबई में बहुत बड़ा है। उन्हें मीडिया टाइकून के तौर पर जाना जाता है। राकेश मारिया सोचते हैं कि इंद्राणी मुखर्जिया से सीधे पूछताछ नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर ये खबर झूठी हुई तो बवाल हो सकता है, मीडिया पुलिस के पीछे पड़ सकती है। ये सोचकर उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल सीक्रेट तरीके से करने की प्लानिंग की और सबसे पहले राकेश मारिया ने खार पुलिस स्टेशन में जांच की। खार पुलिस स्टेशन से उन्हें यह पता चला कि ऐसी किसी भी तरह की गुमशुदा कंप्लेंट या रिपोर्ट 3 साल पहले दर्ज नहीं कराई गई थी और ना ही उन्हें किसी भी तरह की कोई डेड बॉडी मिली है। पर खार पुलिस स्टेशन में ये पता चलने के बावजूद भी राकेश मारिया की गट फीलिंग कह रही थी कि इस खबर में कोई ना कोई सच्चाई तो जरूर है। उन्होंने अपनी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन टीम से इंस्पेक्टर दिनेश कदम को बुलाया और उन्हें शीना बोरा के बारे में पता करने के लिए कहा। साथ ही राकेश मारिया ने दिनेश कदम को ये भी कहा कि आपको ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सीक्रेट तरीके से करनी है। किसी भी तरीके से इंद्राणी मुखर्जिया या पीटर मुखर्जिया तक इस इन्वेस्टिगेशन की खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। राकेश मारिया द्वारा शुरू किया गया ये इन्वेस्टिगेशन एक अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन था। दिनेश कदम अपने सीनियर ऑफिसर के गाइडेंस के साथ कई महीनों तक इस जांच में लगे रहे, लेकिन क्योंकि घर वालों से कोई पूछताछ नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। बावजूद इसके राकेश मारिया ने उन्हें चुपचाप अपने काम में लगे रहने को कहा। एक दिन राकेश कदम को यह पता चला कि 3 साल पहले ही इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी का एक ड्राइवर था जिसका नाम था श्यामवर राय, जो पिछले 3 साल से गायब है। वो मुखर्जिया फैमिली की नौकरी 3 साल पहले ही छोड़ चुका है। इस 3 साल पहले के मिले जुले लिंक ने श्यामवर राय की तरफ दिनेश कदम और राकेश मारिया का ध्यान अट्रैक्ट किया। अब सवाल ये था कि श्यामवर राय को किस इल्जाम के साथ पकड़ा जाए, क्योंकि उस टाइम इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जिया देश से बाहर थे। अगर ड्राइवर रॉय के पकड़े जाने की खबर उन तक पहुंचती तो इंद्राणी मुखर्जिया के देश वापस आने का खतरा हो सकता था। इसलिए मुखर्जिया फैमिली के वापस आने का इंतजार किया गया। अब खार पुलिस श्यामवर राय को अरेस्ट करने का एक मौका ढूंढ रही थी और ये मौका इन्हें मिला इल्लीगल वेपन्स के रूप में। खार पुलिस का कहना था कि श्यामवर राय को 21 अगस्त 2015 को इंडियन आर्म्स एक्ट सेक्शन 3 और 25 के अंडर अरेस्ट किया गया था।
खार पुलिस चार्जशीट कहती है कि कार्टर रोड पुलिस स्टेशन की टीम अपनी जनरल पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी। श्यामवर राय ने जैसे ही पुलिस को देखा वो भागने लगा। बस फिर क्या था, पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। उसी समय उसके पास 7.65 बोर कंट्री मेड पिस्टल और 3 लाइव कार्ट्रिजेस भी मिले। श्यामवर राय को पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे पूछताछ की गई। पुलिस ने उसे धमकाया और कहा कि जब संजय दत्त जैसे बड़े बॉलीवुड एक्टर आर्म्स एक्ट के तहत अरेस्ट होने पर इतनी लंबी सजा काट सकते हैं तो फिर सोचो तुम्हें भी कितनी लंबी सजा काटनी होगी। इसलिए यह हथियार तुम्हारे पास क्यों है और कैसे आई, सारी बातें खुलकर बताने में ही तुम्हारी भलाई है। इस श्यामवर राय के अंदर तो बहुत से राज दफन थे जिनका बोझ उठाकर वो 3 साल से घूम रहा था। इसके पहले भी उसने सब इंस्पेक्टर दलवे को 2 बार अलग अलग तरह की झूठी कहानियां सुनाई। अपनी झूठी कहानियों के जाल में वो खुद ही फंसता जा रहा था। आखिरकार इंस्पेक्टर दलवे के सवालों से परेशान वो डर गया और उसने अपने सारे गुनाहों की कहानी बताते बताते शीना के बारे में भी बता दिया। जब पुलिस श्यामवर राय से पूछताछ कर रही थी, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे वो एक ऐसी कहानी बताने वाला है जिससे वहां पर मौजूद हर एक को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एक ऐसा झटका जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसने सबसे पहले बताया कि ये पिस्तौल उसने कभी खुद इस्तेमाल नहीं की है। ये पिस्तौल उसे उसकी पुरानी मालकिन और आईएनएक्स मीडिया की फॉर्मर सीईओ इंद्रानी मुखर्जिया ने दी थी। श्यामवर ने यह भी बताया कि उसकी मालकिन ने उसके साथ मिलकर और संजीव खन्ना के साथ मिलकर अपनी बेटी शीना बोरा का मर्डर किया है। पहले तो पुलिस को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल से दिखने वाले इस पूछताछ में उंगलियां उस तरफ उठ रही थी जो मीडिया के लिए एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी के तौर पर जाना पहचाना चेहरा था। दूसरे दिन सुबह अपनी बात को साबित करने के लिए श्यामवर राय पुलिस को मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के जंगल पर लेकर गया, जहां शीना बोरा की बॉडी को दफनाया गया था। और उसने बताया कि इस अपराध में उसके साथ साथ उसकी मालकिन इंद्रानी मुखर्जिया और उसके दूसरे पति भी शामिल थे। इंद्रानी मुखर्जिया के ड्राइवर ने यह भी बताया कि शीना के शरीर को पहले तो जलाया गया था और फिर भी जो बॉडी पार्ट्स बच गए थे उसे यहाँ पर दफनाया गया। पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस उसे अपने साथ रायगढ़ लेकर गई। रायगढ़ में जिस जगह पर उसने बताया वहां खुदाई की गई और खुदाई में बॉडी पार्ट्स मिल गए। श्यामवर राय ने बताया कि 24 अप्रैल 2012 को शीना को मारकर यहाँ दफना दिया गया। खुदाई में डेड बॉडी के जो बाकी बचे पार्ट्स मिले थे वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। 3 साल बीत चुके थे। बॉडी को देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहचान तो की ही नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। फिर खार पुलिस ने रायगढ़ पुलिस से पूछताछ की। ये पता किया कि क्या 3 साल पहले रायगढ़ के इस इलाके में उन्हें कोई जला हुआ बॉडी पार्ट्स मिला था। रायगढ़ पुलिस ने यह कंफर्म किया कि हाँ, 3 साल पहले उन्हें एक आधी जली डेड बॉडी मिली थी। बहुत देखने पर भी किसी तरह की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। इस बॉडी पार्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं लगा, इसलिए पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। पुलिस को सांवर राय के मुताबिक शीना बोरा की बची हुई बॉडी मिल चुकी थी। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि पुलिस ने इंद्रानी मुखर्जिया को कब और कैसे अरेस्ट किया। फिर क्या इंद्रानी ने अपना गुनाह कबूला? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। सच्चाई अक्सर बहुत कड़वी होती है, लेकिन कई बार सच्चाई इतनी उलझनों से भरी होती है कि सच सामने होने पर भी उस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इस केस के साथ भी होने वाला था। अब पुलिस के पास 2 सबूत थे। एक तो शीना बोरा की आधी जली हुई डेड बॉडी के पार्ट्स और दूसरा श्यामवर राय का बयान। लेकिन इसके बावजूद भी राकेश मारिया, जो उस वक्त मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, उन्हें लगता है कि बॉडी शीना बोरा की है या नहीं, ये पता करना अभी भी बाकी है। और सिर्फ राय के एक बयान पर हम इंद्रानी मुखर्जी जैसे हाई प्रोफाइल हस्ती पर सीधे दावा नहीं बोल सकते। पुलिस पीटर मुखर्जी के नाम को देखते हुए इस केस में अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रही थी।
इसलिए राकेश मारिया अपनी टीम से कहते हैं हमें कुछ और प्रूफ्स भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। पुलिस आगे और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस 3 साल पहले जिस दिन शीना बोरा का मर्डर हुआ था, जो डेट इंद्रानी के ड्राइवर श्यामवर राय ने बताई थी, उस दिन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। कॉल डिटेल निकलवाई जाती है इंद्रानी मुखर्जी की, श्यामवर राय और इंद्रानी मुखर्जी के दूसरे पति संजीव खन्ना की। श्यामवर राय ने अपने बयान में ये कहा था कि वो इंद्रानी मुखर्जी और संजीव खन्ना के साथ शीना की बॉडी को लेकर मुंबई से बांद्रा और बांद्रा से रायगढ़ तक आया था। इसलिए पुलिस इन तीनों की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस को ये पता चलता है कि उसी सेम डेट में इन तीनों की फोन की लोकेशन एक साथ मुंबई में भी थी। फिर तीनों एक साथ फोन लोकेशन के अनुसार बांद्रा में भी थे और फिर तीनों एक साथ एक ही समय पर रायगढ़ में भी। इससे पुलिस को पक्का सबूत मिल जाता है, जो इंद्रानी को अरेस्ट करने के लिए अब काफी था। इन्वेस्टिगेशन टीम इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को देती है। राकेश मारिया के पास अब अरेस्ट वारंट निकालने के लिए काफी सबूत मौजूद थे, जो इंद्रानी मुखर्जी की तरफ ही इशारा कर रहे थे। इसलिए राकेश मारिया पुलिस टीम को इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट करने की परमिशन देती है। 25 अगस्त 2015 को पुलिस सीधे पीटर मुखर्जी के घर पहुंचती है, जो कि बांद्रा में थे। वहां जाकर पुलिस इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लेते हैं और इसी अरेस्ट के बाद एक एफआईआर भी रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें ये लिखा गया था कि शीना बोरा नाम की एक लड़की को 2012 में उसकी बड़ी बहन इंद्रानी मुखर्जी ने अपने दूसरे पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर मार दिया। इंद्रानी के अरेस्ट होते ही ये खबर पूरे मीडिया में आग की तरह फैल गई। वैसे तो हर रोज पुलिस किसी न किसी को अरेस्ट करती है, लेकिन मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी का नाम इस केस से जुड़ा होने के कारण ये खबर बहुत जल्दी फेमस हो जाती है और इस टाइम पे मीडिया में सिर्फ इसी के चर्चे हो रहे थे। इधर इंद्रानी मुखर्जी से पुलिस सवाल पे सवाल कर रही थी। अब वक्त आ चुका था एक और गहरे राज खुलने का, एक ऐसे राज के खुलने का जिसकी जानकारी पीटर मुखर्जी को भी नहीं थी। इंद्रानी से पूछताछ में पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली। पुलिस को पता चलता है कि शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की छोटी बहन नहीं बल्कि बेटी है। पीटर मुखर्जी की साली के तौर पर जिस शीना बोरा को अब तक जाना जाता था, वो उनकी साली नहीं बल्कि सौतेली बेटी थी। जैसे ये खबर बाहर आती है, पूरी मीडिया में हल्ला मच जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों से शीना बोरा को हर कोई इंद्रानी मुखर्जी की छोटी बहन समझता था। अब इस उलझन भरे केस को और सुलझाने के लिए पीटर मुखर्जी को पुलिस स्टेशन बुलवाया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है। पीटर मुखर्जी भी बताते हैं कि जब से उनकी शादी हुई है, उन्हें इंद्रानी मुखर्जी के बारे में यही जानकारी है कि उनके 2 भाई बहन हैं, एक शीना बोरा और दूसरा मिखाइल बोरा, और उनका घर आसाम में है। ये सभी वहीं से बिलोंग करते हैं। मैं इंद्रानी के दोनों भाई बहनों से मिल चुका हूँ, लेकिन शीना इंद्रानी की बेटी है इस बात की मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब यहाँ से इस मर्डर मिस्ट्री को एक नया मोड़ मिलता है, एक नया ट्विस्ट इस केस में ऐड हो जाता है। सवाल ये उठता है कि इंद्रानी ने अपनी बेटी को अपनी बहन बनाकर लोगों के सामने क्यों लाया, और अगर शीना बोरा उसकी बेटी थी तो उसे इंद्रानी मुखर्जी ने इतनी आसानी से कैसे मार दिया। बेटी वाली बात सामने आते ही एक सवाल ये भी उठने लगा कि क्या शीना इस केस के दूसरे अपराधी संजीव खन्ना की बेटी थी। अब हम इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ आगे बढ़े और ये जाने कि इंद्रानी मुखर्जी ने शीना बोरा का मर्डर आखिर क्यों किया, इंद्रानी ने पुलिस को क्या बताया। उससे पहले हमें इस मर्डर केस से जुड़े इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को समझना होगा। इंद्रानी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, शीना बोरा, संजीव खन्ना, श्यामवर राय और राहुल मुखर्जी, ये सभी इस कहानी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। हम इस मर्डर केस को अच्छी तरह से समझ पाए, इसके लिए हमें इन सभी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड को थोड़ा समझना होगा। शीना बोरा मर्डर केस एक ऐसा मिस्टीरियस केस था जिसमें रिश्तों की उलझन आपके दिमाग को पूरी तरह से उलझा कर रख देगी।
इसलिए इन सभी कैरेक्टर्स का आपस में क्या रिश्ता है, केस को समझने के लिए ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं शीना बोरा केस से जुड़े लोगों की पर्सनल लाइफ की ओर। दो 2005 में इंद्रानी ने स्विट्जरलैंड की ग्लोबल कंपनी IMD इंटरनेशनल सर्च ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की और इस पार्टनरशिप के बाद इंद्रानी को एशिया पैसिफिक का रीजनल डायरेक्टर बनाया गया। दिसंबर 2006 में इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने इंद्रानी के उस छोटे से INX ग्रुप को INX मीडिया और INX न्यूज में बदल दिया। अब ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी थी। पीटर मुखर्जी इसमें प्रमोटर का रोल प्ले कर रहे थे। इंद्रानी को INX ग्रुप का चेयरपर्सन बनाया गया, वही पीटर मुखर्जी INX के CEO बने। इंद्रानी सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ती जा रही थी। वो न्यूज़पेपर और मीडिया का एक चर्चित चेहरा बन चुकी थी। लगातार उसके बारे में खबरें छापी जाती थी। 2008 नवंबर को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उन्हें टॉप 50 वुमेन की लिस्ट में शामिल किया। वहीं उत्तर भारतीय महासंघ ने इंद्रानी को नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी की उन फीमेल के लिस्ट में शामिल किया जो अपने आउटस्टैंडिंग काम को लेकर जानी जाती थी। और इसी कम्युनिटी के जरिए आर्ट, मीडिया और ब्रॉडकास्ट के फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को लेकर इंद्रानी मुखर्जी को उत्तर रत्न से भी सम्मानित किया गया। इंद्रानी लगातार फेम की दुनिया में आगे बढ़ती चली जा रही थी। तभी इंद्रानी का पास्ट उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। इंद्रानी को ऐसा लगता है जैसे वो जिस सफलता की सीढ़ी में ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, उसके पास्ट ने उसे पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया है। दरअसल हुआ ये था कि इसी बीच इंद्रानी को अपने मुंबई बंगलों में एक लेटर मिलता है। वो लेटर इंद्रानी मुखर्जी के नाम पर था। उस लेटर में लिखा था कि हम दोनों आपको बहुत याद करते हैं। आप कितनी फेमस और रिच हो चुकी है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं। हम दोनों आपको बहुत याद करते हैं। आपसे सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस लेटर में लेटर लिखने वालों का नाम भी लिखा हुआ था। ये लेटर इंद्रानी को शीना बोरा और मिखाइल बोरा ने गुवाहाटी से लिखा था। इंद्रानी अपने जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ आई थी, वो बच्चे अपनी माँ से बेखबर बहुत तकलीफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इधर इंद्रानी ने बढ़ते फेम ने उसे अखबार और मीडिया का खास चेहरा बना दिया था। अपने माँ के बारे में बार बार खबर पढ़कर उन दोनों को भी इंद्रानी मुखर्जी से मिलना था। उन्हें अपनी तकलीफ अपनी माँ को बतानी थी। ये सोचकर शीना बोरा और मिखाइल बोरा ने इंद्रानी मुखर्जी को लेटर लिखा। उन्हें अपनी तकलीफ अपनी माँ को बतानी थी। इंद्रानी उन दोनों नामों को पढ़कर चौंक जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। इंद्रानी के सामने उसका अतीत वापस आ जाता है। लेटर पढ़ते ही उसे एक ऐसा झटका लगता है जिस झटके के सामने इंद्रानी को अपना फेम, अपनी इमेज धुंधली होती नजर आती है। लेटर में लिखी बातें पढ़ते ही इंद्रानी को पीटर मुखर्जी का ख्याल आता है। वो सोचती है कि अगर पीटर की मुलाकात इन दोनों से हो गई तो पीटर शायद उसे छोड़ देगा। उसका अतीत उसके आज की खुशियों पर भारी पड़ जाएगा। इंद्रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंद्रानी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसके बच्चे शीना और मिखाइल बोरा मुंबई सबके सामने आ जाते हैं तो उसकी पूरी हाई प्रोफाइल इमेज बर्बाद हो सकती है और इसका असर उसके बिजनेस और उसकी पर्सनालिटी पर भी पड़ सकता है। पीटर मुखर्जी के साथ उसके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। फिर क्या था, इंद्रानी शीना और मिखाइल को मुंबई बुलाती है और मुंबई के एक लग्जरी होटल में उन दोनों के ठहरने की व्यवस्था करवाती है। होटल में इंद्रानी शीना और मिखाइल से मुलाकात करती है। इस मुलाकात में वो अपने दोनों बच्चों से एक डील करती है। इंद्रानी उन्हें समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सोसाइटी में पीटर मुखर्जी के सामने या फिर किसी और के सामने इंद्रानी को अपनी माँ कहकर नहीं बुलाएंगे। इंद्रानी ने उन्हें समझाया कि वो दोनों जरूरत पड़ने पर इंद्रानी को अपनी बड़ी बहन कहकर बुलाएंगे। इंद्रानी के बच्चे उसकी बात मान जाए, इसके लिए इंद्रानी उन्हें लालच देती है। उन्हें एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब दिखाती है जो इंद्रानी कभी खुद देखा करती थी।
इंद्रानी मिखाइल और शीना से वादा करती है कि वो दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखेगी, लेकिन इसके बदले उन दोनों को ये सच छिपाना होगा। दोनों बच्चे इंद्रानी की बातों में आ जाते हैं। शीना बोरा और मिखाइल बोरा इंद्रानी से वादा करते हैं कि वो कभी भी अपने और उनके बीच रिश्ते की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आने देंगे। इंद्रानी अब पूरी तरह से सिक्योर हो चुकी थी, लेकिन मिखाइल और शीना बोरा को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इंद्रानी उन्हें लग्जरी लाइफ का चस्का लगाती है। इंद्रानी उन्हें अच्छे से अच्छे होटल में स्टे करवाती है, उनकी फॉरेन ट्रिप्स अरेंज कराती है, उन्हें वो सारी सुविधाएं और सारी लग्जरी देती है जो इस उम्र में लोगों की ख्वाहिश होती है। शीना और मिखाइल बोरा भी अपने माँ के पैसे पर अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार रहे थे। उन दोनों को भी लग्जरी लाइफस्टाइल का चस्का लग चुका था। शीना और इंद्रानी मुखर्जी दोनों को जानने वाले लोगों का कहना है कि शीना भी इंद्रानी की तरह ही एम्बिशियस थी। उसे भी अपनी जिंदगी में मनी और फेम हासिल करने का शौक लग चुका था। साथ ही वो भी इंद्रानी की तरह ही जिद्दी थी और अपनी माँ की चालाकियों को भी शीना मिखाइल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी तरह से समझती थी। मिखाइल और शीना की हर ख्वाहिश को इंद्रानी पूरा किया करती। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इंद्रानी के अंदर की माँ अब वापस जाग चुकी थी और अपने बच्चों को अपने सामने देखकर वो उन पर अपना प्यार लुटा रही थी। देखने से किसी को भी यही अंदाजा हो सकता है, लेकिन इंद्रानी अपने बच्चों को प्यार करने के बजाय सोसाइटी में अपना नाम, अपने पैसे और अपने फेम को लेकर सिक्योर करने के लिए अपने बच्चों का मुंह बंद करने की कीमत अदा कर रही थी। अब धीरे धीरे मिखाइल और शीना बोरा बाहर निकलने लगते हैं। अब जब भी वो सोसाइटी में किसी से मिलते हैं तो इंद्रानी उन्हें अपना भाई बहन बनाकर इंट्रोड्यूस करवाती है। पीटर मुखर्जी को भी शायद इन दोनों के भाई बहन होने की ही बात पता थी। कुछ लोग बताते हैं कि इंद्रानी के समझाने पर मिखाइल बोरा वापस गुवाहाटी चला गया। वो वहां इंद्रानी के पैसों पर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। वही शीना वापस जाने को नहीं मानी और वो यही रहकर अपनी लाइफ जीना चाहती थी। पीटर मुखर्जी के अप्रोच से शीना बोरा को पुणे के एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई। इंद्रानी ने पुणे में शीना को एक फ्लैट भी खरीद कर दिया। ऐसा भी बताया जाता है कि शीना को भी हाई प्रोफाइल पार्टीज का चस्का लग चुका था। वो अक्सर इंद्रानी के साथ पार्टीज में इंद्रानी की छोटी बहन बनकर जाती थी। इसी तरह कुछ साल बहुत अच्छे से बीत रहे थे। शीना और इंद्रानी एक दूसरे के राज पर पर्दा डाले हुए आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। शीना को इंद्रानी के पैसों का चस्का लग चुका था। वही इंद्रानी शीना की तरफ से सिक्योर हो चुकी थी। तभी इस कहानी में एक एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिसका नाम है राहुल मुखर्जी। राहुल मुखर्जी पीटर मुखर्जी के बेटे थे। तो चलिए पहले राहुल मुखर्जी की पर्सनल लाइफ को थोड़ा करीब से समझते हैं, ताकि आपको हो रहे इस कंफ्यूजन को सॉल्व किया जा सके। पीटर मुखर्जी की शादी इंद्रानी मुखर्जी से पहले शबनम नाम की एक लेडी से हुई थी। पीटर मुखर्जी और शबनम के 2 बच्चे थे, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी। पीटर मुखर्जी इंद्रानी से शादी से पहले ही शबनम को डाइवोर्स दे चुके थे, लेकिन राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी अभी भी पीटर मुखर्जी के साथ बेटों की तरह ही रह रहे थे। राहुल भी अक्सर उन पार्टीज में आता जाता था जहां पीटर और इंद्रानी शीना बोरा को लेकर अक्सर जाया करते थे। राहुल मुखर्जी का पीटर मुखर्जी के घर पे भी आना जाना लगा रहता था और इसी बीच राहुल मुखर्जी और शीना बोरा की मुलाकात होती है। इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होती है। अब इन दोनों के बीच भी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। वैसे अगर देखा जाए तो शीना इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी और राहुल पीटर मुखर्जी के बेटे। ऐसे में वो दोनों सौतेले भाई बहन हुए। लेकिन क्योंकि इंद्रानी ने शीना बोरा की सच्चाई पीटर और राहुल से भी छुपाई थी, इसलिए राहुल ये समझता था कि शीना बोरा इंद्रानी की छोटी बहन है और हाई प्रोफाइल सोसाइटी में इस तरह के रिश्ते काफी आसानी से एक्सेप्ट भी हो जाते हैं। हो सकता है अगर राहुल मुखर्जी को शीना की सच्चाई के बारे में पता होता तो राहुल ये समझता कि शीना उसकी सौतेली माँ की बेटी है और ऐसे में शीना उसकी सौतेली बहन हुई तो शायद उन दोनों के बीच ये दोस्ती प्यार में नहीं बदलती।
पर क्योंकि सब सच्चाई से अनजान थे, इसलिए पीटर मुखर्जी को भी राहुल और शीना के बीच बढ़ती नजदीकियों से कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन इंद्रानी राहुल और शीना को करीब आते देख परेशान होने लगी थी और राहुल ही शीना और इंद्रानी के बीच बहस का मुद्दा बनता गया। अब देखना यह है कि इंद्रानी शीना और राहुल को एक दूसरे से दूर रखने के लिए कहां तक जा सकती है। इंद्रानी को डर था कि अगर राहुल को इंद्रानी और शीना के बारे में सारी सच्चाई मालूम हो गई तो वो पीटर को इस बारे में बता देगा और इससे पीटर और इंद्रानी के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसलिए इंद्रानी चाहती थी कि शीना और राहुल दूर रहे। राहुल के जरिए शीना की बात अगर दुनिया के सामने आ जाती तो इंद्रानी के प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ सकता था। उसकी ग्लैमरस दुनिया बर्बाद हो सकती थी। इसलिए इंद्रानी शीना को राहुल से दूर रखना चाहती थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी शीना और राहुल करीब आ रहे थे। इंद्रानी ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। इसलिए उन्होंने शीना को दिल्ली भेजने के बारे में सोचा। बताया ये भी जाता है कि एक बार शीना इंद्रानी की बातों में इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि उसने राहुल से सारे कांटेक्ट तोड़ दिए थे। अब शीना राहुल और इंद्रानी से दूर दिल्ली में रहा करती थी। एक बार तो इंद्रानी को यह महसूस होने लगा कि अब वो पूरी तरह से सिक्योर है। तभी शीना की तबीयत कुछ खराब हुई। ऐसे में इंद्रानी को यह डर सता रहा था कि शीना वापस से राहुल के कांटेक्ट में ना आ जाए। इसलिए इंद्रानी ने शीना के एक्स बॉयफ्रेंड कौस्तुभ सेखिया से शीना को बैंगलोर ले जाने के लिए कहा। कौस्तुभ इसके लिए मान गया और वो शीना को लेकर बैंगलोर चला गया। बैंगलोर जाने के बाद भी शीना की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। बैंगलोर में ही शीना को ये पता चलता है कि इंद्रायणी के कहने पर शीना अपनी तबीयत को लेकर जो दवाइयां ले रही थी, उस दवाइयों से उसका मेंटल बैलेंस खो सकता है। मतलब जो दवाइयां शीना अपनी माँ के कहने पर बड़े बड़े भरोसे और विश्वास के साथ ले रही थी, उन दवाइयों को लेने से किसी भी इंसान का मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है। इसका मतलब यही था कि इंद्रानी शीना को मेंटली डिस्टर्ब करना चाहती थी। वो उन्हें एक मेंटल पेशेंट बनाना चाहती थी। शीना और राहुल के एक कॉमन फ्रेंड से शीना की तबीयत और इन दवाइयों के बारे में राहुल को पता चला। राहुल से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तुरंत बैंगलोर पहुंच गया। वहां जाकर उसने शीना से बात की। शीना भी राहुल को दोबारा अपने पास देखकर बहुत खुश थी और वो बैंगलोर से सीधा मुंबई वापस आ गए। राहुल ने पीटर मुखर्जी से भी इस बारे में बात की, लेकिन पीटर मुखर्जी ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पीटर और इंद्रानी मुखर्जी ने इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए राहुल पर ही नाराजगी जताई। इंद्रानी जितना शीना को राहुल से दूर रखना चाहती थी, राहुल और शीना के बीच की दूरियां उतनी ही कम होती जा रही थी। मुंबई वापस आने के बाद राहुल और शीना एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। अब शीना के सारे राज राहुल के हवाले हो चुके थे। शीना ने अपनी जिंदगी की हर एक सच्चाई राहुल को बता दी थी। राहुल को यह भी पता चल गया था कि शीना इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि बेटी है, जिसे इंद्रानी ने हमेशा खुद से दूर रखा था। राहुल ये बात पीटर मुखर्जी को भी बताता है, पर पीटर मुखर्जी को राहुल पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। राहुल और शीना के कॉमन फ्रेंड ये भी कहते हैं कि शीना और राहुल ने 2011 में सगाई भी कर ली थी, जिसकी वजह से इंद्रानी का गुस्सा आग बन चुका था। अब उसे राहुल और शीना की जिंदगी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कहते हैं ना कि जब किसी की जिंदगी में उसका बुरा वक्त शुरू होता है तो परेशानियां एक साथ हर तरफ से उसकी ओर ही आती है, और कर्म का फल तो ऐसा ही है जो हर इंसान को भुगतना ही पड़ता है। इंद्रानी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। एक तरफ शीना उसे अपनी दुश्मन नजर आ रही थी, तो वही दूसरी तरफ INX मीडिया पर फाइनेंशियल फ्रॉड के केस भी सामने आने लगे। इंद्रानी मुखर्जी ने जिन 2 बच्चों को जन्म देकर गुवाहाटी में अकेले बिना मां के जीने छोड़ दिया था, अब वही बच्चे उसी दर्द के साथ उसके सामने वापस आकर खड़े हो चुके थे। इंद्रानी ने अपने एम्बिशन के खातिर बच्चों की जिंदगी और उनकी मासूमियत पर ध्यान नहीं दिया। भले ही वो उनके खर्चे उठाती थी, पर बच्चों को माँ और पिता दोनों का प्यार नहीं मिला, और बच्चे भी अब इंद्रानी को माँ की तरह प्यार नहीं करते थे। ये रिश्ता सिर्फ समझौते
और जरूरत का रिश्ता बनकर रह गया। इंद्रानी के बिजनेस में भी इंद्रानी का पूरा कंट्रोल अब खत्म हो चुका था। बताया ये भी जाता है कि पीटर मुखर्जी अब रिटायर हो चुके थे और अब इंद्रानी और पीटर बहुत ही नॉर्मल सी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन इंद्रानी को अपने इमेज की बहुत परवाह थी और वो राहुल और शीना को एक साथ नहीं देख पा रही थी। साथ ही बिजनेस में होने वाले लॉस ने उसका सारा गुस्सा शीना की ओर ही मोड़ दिया था और नाराजगी में आकर इंद्रानी ने शीना का दिल्ली फ्लैट भी उससे छीन लिया था। अभी भी इंद्रानी एक बार फिर शीना को समझाने की कोशिश कर रही थी, उससे राहुल से दूर रहने की सलाह देती है, लेकिन शीना कहाँ मानने वाली थी। इंद्रानी ने शीना बोरा को एक मेल के जरिए कांटेक्ट किया और उससे कहा कि इंद्रानी से अब उसका तब तक कोई लेना देना नहीं है जब तक वो राहुल के साथ किसी भी तरह के रिलेशन में है, बल्कि इंद्रानी और उससे जुड़े किसी भी इंसान को शीना कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। ये रिश्ता तब तक नहीं सुधर सकता है जब तक शीना राहुल से अपने सारे कांटेक्ट नहीं तोड़ देती। लेकिन शीना भी इंद्रानी की ही तो बेटी थी। उसने वापस ईमेल कर इंद्रानी को जवाब दिया, मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपकी तरह ही जिद्दी हूँ। मुझे भी जो चाहिए वो मैं पाकर रहूंगी और मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली। शीना के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद उसका भाई मिखाइल बोरा भी उसके फेवर में ही बात करने लगा। बताया जाता है कि शीना और मिखाइल बोरा ने कुछ दिनों बाद इंद्रानी मुखर्जी को कांटेक्ट किया। एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि शीना और मिखाइल अपनी मां इंद्रानी को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन दोनों ने इंद्रानी से कहा कि अगर हम सभी के बीच में रिश्तों के राज को राज ही रखना है तो इंद्रानी को उन्हें लार्ज अमाउंट में पैसे और मुंबई में 3 BHK फ्लैट देना पड़ेगा। इस एक इंसिडेंट ने इंद्रानी को पागल बना दिया था। अब इंद्रानी का गुस्सा हद पार कर चुका था, लेकिन वो बहुत शातिर थी। उसने मिखाइल और शीना के सामने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की, क्योंकि वो अपने आगे की प्लानिंग के बारे में सोच चुकी थी। इंद्रानी अब शीना और मिखाइल को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने ये सोच लिया था कि वो शीना और मिखाइल दोनों को मार डालेगी। हमने हमेशा सुना है कि माँ अपने बच्चों को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लाती है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है, लेकिन आज हम एक ऐसी हाई प्रोफाइल माँ की बात कर रहे हैं जो अपनी इमेज और झूठी शान के लिए अपने ही बच्चों का खून कर सकती है। और इंद्रानी मुखर्जी ने ऐसा ही किया। उसने शीना बोरा को आखिरकार मार ही डाला। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इस केस से जुड़े हर एक कैरेक्टर का क्या रिलेशन है और उनका बैकग्राउंड क्या है। अब बारी है मर्डर की कहानी जानने की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इंद्रानी और पीटर मुखर्जी के पुराने ड्राइवर श्यामवर राय ने पुलिस को बताया था कि इंद्रानी बहुत समय से शीना और मिखाइल बोरा के मर्डर की प्लानिंग कर रही थी। इंद्रानी ने उससे खुद कहा था कि वो शीना और मिखाइल को जान से मारना चाहती है। इंद्रानी ने श्यामवर राय को बहुत बड़े अमाउंट का लालच भी दिया था और उसे ये भी बताया था कि कोलकाता से कोई आ रहा है जो इंद्रानी की मदद शीना और मिखाइल को मारने में करेगा। श्यामवर राय ने भी पैसे के लालच में आकर इंद्रानी मुखर्जी का पूरा साथ दिया। एक माँ अपने ही बच्चे को मारने की साजिश रच रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। इंद्रानी मुखर्जी के अंदर क्या चल रहा होगा, उसकी मेंटालिटी किस तरह की होगी और ये कितनी घिनौनी हरकत है, इस बात का अंदाजा हम सभी लगा ही सकते हैं। इंद्रानी ने अपने इस प्लानिंग में तीसरे मेंबर को भी शामिल कर लिया था और वो और कोई नहीं, उसका एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना था, जो कोलकाता से इसी काम के लिए मुंबई आया था। संजीव खन्ना शुरू से ही पैसों के मामले में बहुत कमजोर था, इसलिए इंद्रानी ने उससे अपना रिश्ता भी तोड़ दिया था। इंद्रानी ने संजीव को भी पैसों का लालच दिया। उसे कहा कि संजीव और इंद्रानी की बेटी विधि के हिस्से में वो अपनी वसीयत में बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ जाएगी और उसने संजीव को अपने काबू में करने के लिए एक विल भी बनाई, जिसमें पीटर और इंद्रानी मुखर्जी की बहुत सी प्रॉपर्टी को विधि के नाम पर कर दिया गया था। इंद्रानी ने कहा संजीव को शीना और मिखाइल बोरा को मारने में इंद्रानी की मदद करनी होगी। संजीव खन्ना भी पैसों के लालच में आ गया और इंद्रानी की बात मानकर उसकी मदद करने लगा।
अब इंद्रानी के पास उसका साथ देने के लिए श्यामवर राय और संजीव खन्ना जैसे 2 साथी थे। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि मर्डर की कहानी को अंजाम कैसे दिया गया। पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी का फैमिली ड्रामा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। रिश्ते बहुत बुरी तरह से उलझे हुए थे। इंद्रानी की शादी पीटर मुखर्जी के साथ चल रही थी। वही उसका एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना भी उसके कांटेक्ट में था। सिद्धार्थ दास से इंद्रानी कांटेक्ट खत्म कर चुकी थी और सिद्धार्थ और अपनी बेटी शीना को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल शीना से शादी करना चाहता था और इंद्रानी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी। ये पूरा फैमिली ड्रामा अंदर ही अंदर चल रहा था और इसका खुलासा पुलिस के सामने इंद्रानी के ड्राइवर और मर्डर केस में उसके साथी श्यामवर राय ने किया था। राय ने ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शीना की मौत की सारी कहानी बताई। उसने बताया कि इंद्रानी और संजीव खन्ना के साथ मिलकर खुद उसने कैसे शीना को मारा था। श्यामवर राय ने मुंबई पुलिस को बताया कि सबसे पहले उसने मिकाइल बोरा को इंद्रानी के कहने पर फोन करके मुंबई बुलाया। उसने मिकाइल से कहा कि इंद्रानी के पैसे कहाँ पर है, उसकी पूरी जानकारी उसे है और अगर वो उसका साथ देगा तो वो दोनों उसके पैसों पर पूरी जिंदगी आराम से काट सकते हैं। मिकाइल बोरा भी अपनी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने श्यामवर राय का साथ देने के बारे में सोचा और वो मुंबई आ चुका था। वही इंद्रानी ने शीना बोरा को कांटेक्ट किया। उसने शीना से कहा कि वो सभी पुरानी बातें खत्म करना चाहती है और इस रिश्ते को अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसके लिए शीना को इंद्रानी से अकेले में मिलना चाहती है। इंद्रानी ने शीना से कहा कि इस मुलाकात में उसका भी फायदा छिपा हुआ है। शीना को एक बार इंद्रानी से बिना राहुल के मिलना चाहिए। शीना भी इंद्रानी की बातों में आ गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में श्यामवर राय ने बताया कि 24 अप्रैल 2015 को शीना और इंद्रानी की मुलाकात तय थी। खुद राहुल मुखर्जी ने शीना को लिंकिंग रोड बांद्रा के पास ड्रॉप किया था। शीना ने राहुल को बताया था कि उसकी माँ उससे मिलकर पुरानी सारी बातें सॉल्व करने वाली है। कुछ लोग भी बताते हैं कि राहुल से इंद्रानी ने कहा था कि अब वो शीना और उसकी शादी के बीच में नहीं आएगी, इसलिए राहुल भी इंद्रानी की बातों में आ गया था और उसने शीना को करीब शाम 7 बजे के आसपास ड्रॉप कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद इंद्रानी एक कार में शीना के पास पहुंचती है, जिसमें पहले से इंद्रानी मुखर्जी, श्यामवर राय और संजीव खन्ना मौजूद थे। शीना उस कार में बैठती है। श्यामवर राय गाड़ी चला रहा था। संजीव खन्ना उसके बगल में बैठा हुआ था। इंद्रानी मुखर्जी पीछे बैठी थी और शीना भी उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। इंद्रानी का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था। वो शीना से बहुत आराम से बातें कर रही थी। बात करते करते उसने शीना को पानी ऑफर किया, जिसमें ड्रग्स मिलाया गया था। शीना भी अपनी माँ पर पूरा भरोसा करके आराम से बातें करते करते पानी पीने लगती है। जैसे ही पानी का घूंट उसके बॉडी के अंदर जाता है, वो कुछ बेहोश सा महसूस करती है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी पहले से तय की गई प्लानिंग के अनुसार ड्राइवर श्यामवर राय गाड़ी को मुंबई की फेमस कॉलेज के पीछे एक सुनसान रोड की तरफ ले जाता है और उस सुनसान रोड पर पहुंचते ही श्यामवर राय गाड़ी रोक देते हैं। अब बारी थी संजीव खन्ना की। संजीव खन्ना जल्दी से पलटकर शीना के पैरों को पकड़ लेता है। शीना, जो अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी, वो चिल्लाने की कोशिश करती है। तभी श्यामवर राय पीछे से आकर उसका मुंह दबा देता है। अब बारी थी इंद्रानी मुखर्जी की। वो शीना के दुपट्टे से ही शीना के गले को कसकर बांधने लगती है। इंद्रानी मुखर्जी अपनी ही बेटी को उसकी आंखों में आंखें डालकर मारने की कोशिश कर रही थी। वो उसके दुपट्टे को कसकर खींचती जा रही थी। इंद्रानी को ऐसा करते हुए बिल्कुल भी दर्द और तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि उसके अंदर तो जरा सा भी अफसोस नहीं था। श्यामवर राय ने बताया कि खुद इंद्रानी मुखर्जी ने शीना का गला दबाया था और तब तक दबाया था जब तक शीना का चेहरा नीला ना पड़ गया और उसकी जान ना निकल गई। कैसे एक माँ इतनी कठोर हो सकती है, इतनी घिनौनी हो सकती है, इस बात का अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है।
हम ये तो समझ सकते हैं कि अपनी माँ को अपना गला दबाता देख शीना पर क्या गुजर रही होगी। उसके दर्द की तो सीमा ही नहीं होगी। लेकिन इंद्रानी की मेंटालिटी कैसी होगी जो वो अपनी ही बच्ची को अपने ही हाथों से जान से मार रही थी, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। शीना अब मर चुकी थी और इंद्रानी के बगल में ही कार में उसकी लाश पड़ी हुई थी। पर इंद्रानी के दिमाग में अभी एक और शातिर प्लान चल रहा था। तीनों ने मिलकर शीना की डेड बॉडी को ठीक से बिठाया। इंद्रानी शीना बोरा की लाश से बिल्कुल सट कर बैठ गई ताकि ऐसा लगे कि शीना कार की पिछली सीट में आराम से अपनी माँ से चिपक कर बैठी हुई है। एक लाश के बगल में बैठे होने के बावजूद भी इंद्रानी को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इससे आप इंद्रानी की घटिया मेंटालिटी और इसके घिनौनेपन का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर घर पहुंचने के बाद शीना बोरा की डेड बॉडी को गाड़ी की डिक्की में रखकर वो सभी इंद्रानी मुखर्जी के घर के अंदर चले आए, क्योंकि अब उन्हें मिखाइल बोरा को मारना था। मिखाइल को इंद्रानी ने घर पर बुलाया। मिखाइल जैसे ही घर आया, इंद्रानी के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। वो अभी अभी अपनी बेटी को जान से मार कर आई थी, जिसकी लाश अभी भी उसकी गाड़ी के अंदर थी। पर इंद्रानी के चेहरे पर कोई गिल्ट, कोई दर्द नहीं था। वो मिखाइल से बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी। बल्कि श्यामवर राय और संजीव खन्ना के चेहरे को भी देखकर कुछ अंदाजा लगाया नहीं जा सकता था। मिखाइल को भी इंद्रानी ने ड्रिंक ऑफर किया। जैसे जैसे वो ड्रिंक पीता जा रहा था, उसके अंदर भी नशा बढ़ने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी मौत नहीं आई हो, जिसे भगवान बचाना चाहता है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। शायद मिखाइल की किस्मत में अभी खत्म होने की कहानी नहीं लिखी गई थी, इसलिए मिखाइल पर नशे का असर ज्यादा नहीं हो रहा था। वो बेहोश नहीं हो रहा था। इंद्रानी ने भी सोचा कि एक ही साथ दो लाश को ठिकाने लगाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने मिखाइल को मारने का प्लान आज के लिए टाल दिया और मिखाइल रात होते ही वहां से चला गया। अब इन तीनों कातिलों के पास शीना की बॉडी को ठिकाने लगाने का बहुत बड़ा चैलेंज था। 2 दिन पहले ही ड्राइवर श्यामवर राय इंद्रानी मुखर्जी के कहने पर मुंबई के आसपास जंगलों में एक सही जगह ढूंढ आया था, जहां पर लाश को ठिकाने लगाया जा सके। लाश को भी छिपाने की प्लानिंग इन सभी ने पहले से तय कर ली थी। पुलिस की चेकिंग जिस समय कम होती है, उस समय ये सभी बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं और सुबह 4 बजे का टाइम तय होता है। 4 बजे सुबह अब ये तीनों शीना की लाश को लेकर मुंबई से बाहर रायगढ़ की तरफ जाते हैं। रायगढ़ के जंगल के अंदर उस जगह पर जाते हैं जो पहले ही श्यामवर राय देख आया था। रायगढ़ के सुनसान इलाकों में पहुंचने से पहले ही मुंबई से बाहर पेट्रोल पंप में जाकर इनकी गाड़ी रुकी थी। ड्राइवर राय ने पुलिस को बताया था कि इन तीनों ने 10 लीटर पेट्रोल भी खरीदा था। इसके बाद ये सब रायगढ़ के इस जंगल के पास आ गए, जहां आकर शीना की बॉडी को तीनों ने मिलकर बाहर निकाला और उस पर पूरा पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डालने के बाद शीना की बॉडी को आग लगा दी गई। अब ये भी सोचने वाली बात है, क्या इंद्रानी मुखर्जी खुद अपनी बेटी की बॉडी को अपने हाथों से आग लगा सकती है? इस बारे में बता पाना मुश्किल है, पर इंद्रानी की मेंटालिटी को इस कहानी के जरिए जितना हम समझ सकते हैं, उस हिसाब से इंद्रानी किसी भी हद तक जा सकती थी। शीना बोरा की लाश जंगल के बीच सुनसान इलाके में जल रही थी और तीनों खड़े होकर शीना की लाश को जलते देख रहे थे। श्यामवर राय और संजीव खन्ना के बारे में कुछ कहने का तो खास मतलब ही नहीं है, पर शीना की जलती हुई लाश को देखकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंद्रानी को थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ होगा? राय जिस तरह से पुलिस को कहानी बता रहा था, उसके हिसाब से इंद्रानी को कभी भी शीना की मौत, उसकी मौत से जुड़े किसी भी घटना को अंजाम देने में कोई भी अफसोस नहीं हुआ, जब तक शीना की बॉडी जलकर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बदल गई। तब तक ये तीनों ऐसे ही खड़े इंतजार कर रहे थे। अब शीना की बॉडी जलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल चुकी थी। शीना की कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी। कोई इस डेड बॉडी को देखकर शीना के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता था। अब वहीं पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और उसमें बॉडी के जले हुए टुकड़ों को डाल दिया गया।
फिर तीनों बॉडी को दफना कर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस मुंबई आ गए। शीना की मौत हो चुकी थी। शीना की बॉडी के टुकड़े जमीन पर दफन हो चुके थे। इंद्रानी को लग रहा था कि शीना उसकी जिंदगी से पूरी तरह से जा चुकी है। लेकिन क्या आपको इस कहानी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है? शीना की मौत का राज तो 3 साल बाद श्यामवर राय के जरिए खुला था, पर 3 साल पहले भी रायगढ़ पुलिस को शीना की बॉडी के कुछ टुकड़े मिले थे। कैसे मिले थे, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। शीना बोरा को 2012 अप्रैल में मारा गया था, लेकिन 3 साल बाद 2015 में शीना की मां इंद्रानी को शीना के मर्डर केस में अरेस्ट किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 3 साल तक किसी को कोई खबर नहीं मिली थी? आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि मर्डर के कुछ ही दिनों बाद एक व्यक्ति ने पुलिस में जाकर यह खबर दी थी कि रायगढ़ के जंगल के अंदर डेड बॉडी के जले हुए टुकड़े पड़े हैं। अब चलिए जानते हैं कि वो आदमी कौन था जिसने पुलिस को ये खबर दी और कैसे वो आदमी इस जंगल तक पहुंचा। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो रसीले आमों के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कहानी को जानते हैं। गणेश, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, वो महाराष्ट्र के गांव से होकर अपनी ट्रक ले जा रहा था और अपने इसी काम के सिलसिले में वो पहुंचता है रायगढ़ हाईवे पर। रायगढ़ हाईवे मुंबई और गोवा के बीच है और इस एरिया को यहाँ के खूबसूरत एनवायरनमेंट, पहाड़ों और शांत माहौल के लिए ज्यादा जाना जाता है। रायगढ़ की पॉपुलेशन भी मुंबई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए यहाँ अक्सर बहुत शांति रहती है। ये एक सुनसान इलाके में भी गिना जाता है। अब गणेश गाड़ी चलाते हुए काफी थक चुका था और उसे अपना प्रेशर भी रिलीज करना था, इसलिए वो अपनी ट्रक हाईवे के किनारे लगाकर नीचे उतरता है और वो देखता है कि कुछ ही दूर पर एक आम का बड़ा ही सुंदर सा पेड़ है। हल्की हल्की गर्मियां शुरू हो चुकी थी। आम के पेड़ पर बहुत से छोटे छोटे आम लगे हुए थे। गणेश देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि ये आम बहुत मीठे होंगे। बहुत से आम गिरकर नीचे पड़े हुए थे। गणेश आम कलेक्ट करने के लिए पेड़ के करीब जाता है। इसी तरह से पके हुए आम को उठाते उठाते गणेश जंगल के थोड़े अंदर तक चला जाता है। वहां उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो या जल चुकी हो। गणेश को इस पूरे एरिया में फैले छोटे छोटे काले टुकड़े देखकर ये समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत तो जरूर है। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि गणेश एक पुलिस पाटिल था, उसे बहुत जल्द सारी कहानी समझ आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुलिस पाटिल क्या होता है। महाराष्ट्र में कम्युनिटी पुलिसिंग के मेंबर को पुलिस पाटिल कहा जाता है। कम्युनिटी पुलिसिंग एक तरह की कम्युनिटी है जिसमें पुलिस लोकल लोगों को अपने काम में शामिल करती है। इसके बदले में पुलिस उन्हें कुछ पैसे भी देती है। एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग या पुलिस पाटिल के तौर पर काम करने वाले लोग पुलिस के खबरी होते हैं, जो अपना काम करने के साथ साथ पुलिस तक खबरें भी पहुंचाने का काम करते हैं। इंडियन पुलिस को कम्युनिटी पुलिसिंग और इन पुलिस पाटिलों से बहुत ज्यादा मदद मिलती है और यही काम गणेश का भी था। अपने इसी एक्सपीरियंस के बदौलत वो बड़ी आसानी से समझ जाता है कि इस जगह में किसी ना किसी का मर्डर हुआ है। गणेश ने रायगढ़ पुलिस को ये भी बताया था कि उसके फादर भी कम्युनिटी पुलिसिंग का एक हिस्सा थे और वो बचपन से ही उनके साथ डेड बॉडीज को कलेक्ट करने का काम किया करता था, इसलिए उसे इस मामले में काफी एक्सपीरियंस था। गणेश डेड बॉडी को बड़े ध्यान से देखता है। वो छोटे छोटे टुकड़े में बट चुके थे और पूरी तरह से जल चुके थे। गणेश को यह अंदाजा हो जाता है कि यह किसी वुमेन की डेड बॉडी है, क्योंकि कुछ लंबे लंबे बाल अभी भी वहां पर दिखाई देते हैं। क्योंकि गणेश एक पुलिस खबरी था, तो उसे इस तरह के मौके से कैसे निपटना है यह अच्छी तरह से पता था। वो सबसे पहले अपने फोन से बहुत सारे पिक्चर्स लेता है और एरिया को अच्छी तरह से समझने के बाद पुलिस के पास जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डेड बॉडी इतनी बुरी हालत में देखने के बाद भी गणेश उन पके हुए मैंगोज को नहीं भूलता। वो उन मैंगोज को कलेक्ट कर अपने साथ ले जाता है।
जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि रायगढ़ में पॉपुलेशन बहुत कम है और मुंबई के क्रिमिनल्स के लिए रायगढ़ एक सेफ डंपिंग यार्ड है, जहां क्राइम करके डेड बॉडी अक्सर ठिकाने लगाने मुंबई और गोवा से लोग यहाँ चले आते हैं। खास तौर पर मुंबई से ये बहुत पास है, इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ किसी न किसी की डेड बॉडी रायगढ़ पुलिस को मिल ही जाती है। लेकिन क्योंकि क्राइम मुंबई, गोवा, पुणे जैसी जगहों पर होता है और बाद में डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ लाया जाता है, इसलिए रायगढ़ पुलिस के पास अक्सर कोई मिसिंग कंप्लेंट या फिर किसी तरह का केस दर्ज नहीं होता। और ऐसा ही इस बार भी हुआ था। गणेश ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस गणेश के साथ रायगढ़ के इस एरिया पर आई। रायगढ़ पुलिस ने थोड़ी बहुत जांच की, बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट किया और रायगढ़ पुलिस ने इसे लेकर अपनी डायरी भी मेंटेन की। पुलिस का कहना है कि उन्होंने बॉडी पार्ट्स को डीएनए एनालिसिस के लिए मुंबई भी भेजा था, लेकिन इसके बाद की कहानी किसी को नहीं पता। किसी को ये नहीं पता कि डीएनए एनालिसिस की रिपोर्ट में क्या था। डीएनए एनालिसिस की रिपोर्ट कहाँ है? रायगढ़ पुलिस ने क्यों कोई केस दर्ज नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। बस उन्होंने डायरी में इस पूरे इंसिडेंट के बारे में लिखा और फिर डेड बॉडी के टुकड़ों का अंतिम संस्कार कर दिया, जैसा वो इस एरिया में मिलने वाले ज्यादातर डेड बॉडीज के साथ करते थे। वैसा ही शीना बोरा मर्डर केस में शीना की डेड बॉडी के साथ भी हुआ। उसके बाद ये केस फाइल ऐसे ही बंद हो गई। रायगढ़ पुलिस ने बाद में ये कहा कि पुलिस के साथ स्टाफ कम है, वही वो लेस इक्विप्ड भी है और रायगढ़ के इन जंगलों में इतनी ज्यादा डेड बॉडीज मिलती है जिनके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं होती थी, इसलिए रायगढ़ पुलिस इन लाशों को इसी तरह से जला या दफना देती है। यहाँ पर हमने ये देखा कि शीना की बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था और इसके बावजूद भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। अगर इसी वक्त ध्यान दिया गया होता तो शायद ये केस 3 साल पहले ही ओपन हो जाता। चलिए अब चलते हैं वापस अपनी उसी कहानी की ओर और जानते हैं कि शीना को मारने के बाद इंद्रानी, श्यामवर राय और संजीव खन्ना ने क्या किया। शीना बोरा को मारने और उसके डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद सुबह सुबह तीनों कातिल मुंबई वापस लौट आए। इंद्रानी ने कार को धुलवाया, फिर उसे रेंटल कार कंपनी को वापस कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद संजीव खन्ना और इंद्रानी मुखर्जी फ्लाइट लेकर सीधे कोलकाता चले गए। वहां कुछ दिनों तक वो दोनों कोलकाता में ही रहे। फिर इंद्रानी वापस मुंबई लौट आई। इंद्रानी के अंदर की माँ तो पहले ही मर चुकी थी, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इंद्रानी के अंदर माँ जैसी भावना शायद कभी रही नहीं होगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ममता उसमें होती तो वो शीना बोरा को इतनी बुरी तरीके से नहीं मारती। अब तो उसके अंदर का बचा कुचा इंसान भी मर चुका था। अपनी ही बेटी को मारकर इंद्रानी आराम से घूम रही थी। कोलकाता से वापस आने के बाद वो सीधे गोवा गई। गोवा से इंद्रानी वापस मुंबई आई और फिर एक लॉन्ग टूर के लिए इंद्रानी और पीटर इंग्लैंड चले गए। इंद्रानी अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी। उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जिसे शीना की चिंता थी और वो था राहुल मुखर्जी। राहुल ने शीना को लेकर इंद्रानी से सवाल भी किए, पर इंद्रानी ने ये कहकर टाल दिया कि शीना अब तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती और वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई है। इंद्रानी न सिर्फ बहुत क्रूएल थी बल्कि बहुत चालाक भी थी। उसने शीना के सभी जानने वालों को शीना की ईमेल आईडी से ईमेल भेजकर ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएसए चली गई है। इंद्रानी ने ईमेल के जरिए ही शीना के पुराने ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन भी अप्रूव करवाया। इंद्रानी ने राहुल को एक और ईमेल भेजा जिसमें शीना बनकर उसने राहुल से ये कहा कि वो अब उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है, लेकिन इन ईमेल्स के बावजूद भी राहुल को तसल्ली नहीं मिल रही थी। अचानक शीना के इस तरह गायब हो जाने से वो बहुत परेशान था। वो खुद शीना को बांद्रा के पास ड्रॉप करके वापस गया था और उसे पता था कि शीना उसके बाद इंद्रानी से मिलने जा रही थी। उसे बार बार ये लग रहा था कि इंद्रानी ने कुछ गड़बड़ की है। राहुल बार बार इंद्रानी से पूछता रहा। जब इंद्रानी से उसे कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे उसे तसल्ली हो, तो उसने पुलिस में जाकर कंप्लेंट भी दर्ज करवाई।
लेकिन पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की तरफ से बार बार आ रहे इस बात ने कि शीना अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड से चली गई है, इसने राहुल को भी कंफ्यूज कर दिया। राहुल को भी ऐसा लगने लगा कि शायद शीना वाकई उसे रिश्ता तोड़ना चाहती है और वो उसकी सौतेली माँ इंद्राणी की बात में आ चुकी है। ये सोचकर राहुल ने FIR दर्ज नहीं करवाई। राहुल अब वापस अपनी जिंदगी में गुम हो गया। लेकिन राहुल मुखर्जी शीना को पूरी तरह से भुला नहीं पाया था। शीना बोरा की आदत थी कि वो बिना किसी को बताए अक्सर कहीं भी चली जाया करती थी। उसे अकेले रहने की आदत थी। उसकी इसी आदत का इंद्राणी ने फायदा उठाया। लेकिन राहुल को बार बार शीना का ही ख्याल आता था। उसे ऐसा लग रहा था कि शीना के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इंद्राणी कुछ छुपा रही है। जब भी वो पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से शीना के बारे में पूछता तो दोनों के जवाब अलग अलग आते थे। इससे राहुल को इन दोनों पर शक होने लगा। राहुल ने अब उन सब के बीच होने वाले बातों को रिकॉर्ड करना शुरू किया और यही रिकॉर्डिंग आगे जाकर इस केस में एक एविडेंस के तौर पर सामने आई। पुलिस ने अगर शामवार को नहीं पकड़ा होता तो शीना बोरा के मर्डर की कहानी 3 साल क्या और पता नहीं कितने साल तक इसी तरह से मिट्टी के अंदर दफन रहती। बताया ये भी जाता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने ही एक रिवॉल्वर और 1 लाख रुपए शामवार राय को दिए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंद्राणी इस पैसे और रिवॉल्वर के जरिए राय को फंसाना चाहती थी, जो बाद में उसके ही गले का फंदा बन गया। इसी रिवॉल्वर के कारण राय पकड़ा गया और धीरे धीरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इसी रिवॉल्वर ने संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी के साथ साथ पीटर मुखर्जी को भी पुलिस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शामवर राय के कहने पर पुलिस रायगढ़ इन्वेस्टिगेशन करने गई। गड्ढे को खोदकर बॉडी के और दूसरे पार्ट्स को निकाला गया, लेकिन बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। अब हड्डियों को छोड़कर कुछ भी नहीं बाकी था। इसलिए किसी भी तरह की फॉरेंसिक एविडेंस से भी ये पता लगाना मुश्किल था कि बॉडी शीना की ही है। और रायगढ़ पुलिस ने पुलिस पाटिल गणेश के जरिए बॉडी के जिन पार्ट्स को ढूंढा था उसे तो वो पहले ही जला चुकी थी। 2015 में ही इंद्राणी मुखर्जी संजीव खन्ना को अरेस्ट कर लिया गया। ड्राइवर श्यामवर राय तो पहले ही पुलिस कस्टडी में था। लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम का बैड लक है कि जहां किसी भी नामी गिरामी हस्तियों का नाम सामने आ जाता है वहां उनकी पहुंच के चलते इंसाफ मिलने में देरी होने लगती है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी शुरू हो जाती है। पीटर मुखर्जी मीडिया टाइकून थे और उनके कनेक्शंस बहुत बड़े बड़े लेवल तक थे। इस बात का अंदाजा हर किसी को था। मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम जो शीना बोरा मर्डर केस की जांच कर रही थी, उसमें एक ऑफिसर थे ज्ञानेश्वर गाड़वे। बताया जाता है कि जब एक बार इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी का मर्डर हो चुका था और उनका बेटा गायब था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर की फैमिली के साथ जो भी हुआ उसका कनेक्शन शीना बोरा मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि इसमें भी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी का हाथ हो। शीना बोरा मर्डर केस थ्रिलर और सस्पेंस से भरा हुआ था। हर बार एक नया ट्विस्ट सामने आ जाता था। कोर्ट केस के दौरान भी इंद्राणी मुखर्जी ने बार बार अपने बयान बदले। उसने कोर्ट में भी बहुत ड्रामा किया, बहुत से नए नए सीन्स क्रिएट किए और केस के बीच में इंद्राणी मुखर्जी ने एक बार तो यह भी कह डाला कि इस पूरे केस में पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना का हाथ था। ये एक हाई प्रोफाइल केस था। पीटर मुखर्जी पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई। लेकिन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का कहना था कि पीटर मुखर्जी जैसे हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी को अरेस्ट करने के लिए उनके पास अभी कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है, इसलिए पहले तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था। बाद में इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए सितंबर 2015 में ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। CBI ने 9 नवंबर 2015 को शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट किया। पीटर मुखर्जी को मुंबई आर्थर जेल में जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। फरवरी 2016 में पीटर मुखर्जी पर इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302 मर्डर, 120B कॉन्स्पिरेसी, 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस के चार्जेस लगाए गए।
जब पीटर मुखर्जी को शुरुआत में अरेस्ट किया गया था तो वो ये बोलकर बच गए थे कि अप्रैल 2012 में जिस वक्त शीना बोरा का मर्डर हुआ था वो उस टाइम रोम में थे। लेकिन बाद में शीना बोरा के मर्डर में उनके भी हाथ होने की बात सामने आई, इसलिए उन्हें सजा सुनाई गई। बाद में मार्च 2020 को पीटर को आर्थर रोड जेल से रिलीज किया गया। हाई कोर्ट ने 4.5 साल की सजा के बाद पीटर को जमानत पर छोड़ दिया। वहीं इंद्रानी मुखर्जी पर कोर्ट केस में इंडियन पेनल कोड सेक्शन 302 मर्डर, 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, 34 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 420 चीटिंग एंड फॉर्जरी, 364 किडनैपिंग, 120 बी कॉन्स्पिरेंसी के चार्जेस लगाए गए। शीना बोरा के मर्डर के अलावा इंद्रानी और पीटर मुखर्जी पर आईएनएक्स मीडिया के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए इल्जाम लगाए गए। ये भी कहा गया कि फ्रॉड का सारा अमाउंट शीना बोरा के नाम पर पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी के ऑफशोर अकाउंट में जमा करवाया गया। श्यामवर राय और संजीव खन्ना पर भी आईपीसी सेक्शन 302, 201, 363, 34 जैसे चार्जेस लगाए गए। पूरे कोर्ट केस और अपने अरेस्ट के दौरान इंद्रानी ने अलग अलग तरह के सीन्स क्रिएट किए। कई बार ये बात सामने आई कि इंद्रानी ने ड्रग ओवरडोज ले लिए है। बहुत बार ये खबर सामने आई कि इंद्रानी की तबीयत खराब हो चुकी है और वो बीमार है। 2016 में श्यामवर राय प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर सामने आए। बहुत बार इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने भी बेल एप्लीकेशन फाइल किया था, लेकिन हर बार कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बाद में मुंबई हाई कोर्ट ने मार्च 2020 में पीटर मुखर्जी को बेल पर रिहा कर दिया। इसके बाद भी इंद्रानी जेल में ही थी। इंद्रानी ने कई बार अपील किया, लेकिन कोर्ट ने ठुकरा दिया और बाद में 20 मई 2022 को इंद्रानी को भी बेल पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस केस पर फैसला नहीं आया है। अभी भी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, इसलिए 6.5 साल की सजा काट चुके इंद्रानी को बेल पर रिहा कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंद्रानी को इस केस से रिहा कर दिया गया है। इंद्रानी को अभी भी ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक इंद्रानी ही गिल्टी मानी जाएगी। कोर्ट में इंद्रानी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय के खिलाफ ट्रायल अभी भी चल रहा है। अभी तक इस कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आया है, लेकिन जितने भी एविडेंस और गवाह सामने आए हैं उन सब के अनुसार इंद्रानी मुखर्जी ने ही शीना बोरा को मारा था। इंद्रानी मुखर्जी इस पूरे केस में अपराधी मानी जाती है। इंडियन कोर्ट सिस्टम में फैसला लेने में अक्सर देर लगी जाती है। हम हमेशा आखिरी फैसले का इंतजार करते रहते हैं और अपराधी इसी तरह बेल पर रिहा हो आराम से अपनी जिंदगी काट रहा होता है। खास तौर पर अपराधी अगर हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करता हो, उसके पास पैसे बहुत हो तो ऐसे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस पैसे के लालच में आकर ये सब कुछ किया गया, दौलत और शोहरत को बचाने के लिए मासूम शीना से उसकी जिंदगी छीन ली गई। इंद्रानी 6.5 साल तक उसी पैसे, लग्जरी, स्टेटस से दूर जेल में कैद रही। अब भले वो बेल पर रिहा हो, अपने घर पर हो, लेकिन पीटर मुखर्जी से उनका डाइवोर्स हो चुका है। 17 साल की अपनी मैरिज रिलेशनशिप के बाद मुंबई कोर्ट में जाकर इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने डाइवोर्स ले लिया है। 4 अक्टूबर 2019 को कोर्ट ने इन दोनों के डिवोर्स को मंजूरी दे दी थी। इन दोनों ने डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन सितंबर 2018 को लगाया था। उस टाइम पे ये दोनों शीना बोरा मर्डर केस के ट्रायल से गुजर रहे थे। डाइवोर्स के बाद आईएनएक्स मीडिया और उनके बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट और जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन सभी को इंद्रानी और पीटर मुखर्जी के बीच बांट दिया गया। इंद्रानी ने बेल पर बाहर आने के बाद एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो पीटर मुखर्जी की आज भी परवाह करती है, लेकिन अब हम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसे रिलेशन नहीं बन सकते। पर अगर पीटर को कभी भी उनकी जरूरत होगी तो वो मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इंद्रानी आज भी ट्रायल में है, इसलिए वो अपनी बेटी विधि मुखर्जी से खुलकर नहीं मिल सकती। इसके लिए भी उन्हें कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। विधि भी अब 24 साल की हो चुकी है।
भले ही शीना बोरा विधि की सौतेली बहन थी, लेकिन जब विधि की माँ ने अपनी एक बेटी का कत्ल कर दिया है तो विधि अपनी माँ के बारे में क्या सोच रही होगी, इस बारे में अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। संजीव खन्ना भी पैसे के लालच में आकर फंस गए। श्यामवर राय का भी अंजाम यही हुआ। पैसा, दौलत, शोहरत का नशा हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। शीना की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसे मारने वाले भी इस तरह से बच तो नहीं सकते। चाहे कुछ साल और लगे, पर कोर्ट का फैसला जरूर आएगा और गिल्टी को सजा भी जरूर मिलेगी। अपनी ही बेटी की कातिल इंद्रानी अपने पब्लिक इमेज को बचाने के लिए लगातार अपनी तरफ से हर कोशिश करती रही। जिस पब्लिक इमेज को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ही बेटी को जान से मार दिया, उनकी वही पब्लिक इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब वो एक अपराधी के तौर पर अपने घर पर रह रही है। राहुल मुखर्जी, जो शीना के सबसे ज्यादा परवाह करते थे, जिसने शीना को लेकर बार बार पुलिस में कंप्लेन भी की, वो अब अपने माँ और अपने भाई के साथ अलग रहते हैं। बीच बीच में वो पीटर से मिलने जरूर जाते हैं, लेकिन इंद्रानी से उनका कोई रिलेशन नहीं है। शीना बोरा मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था। ये मीडिया में चर्चित रहने वाला इंडिया का एक बहुत बड़ा केस था, जो अभी भी कोर्ट में धक्के खा रहा है। लेकिन केस को सुनने और समझने के बाद एक ख्याल तो जरूर आता है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम को ज्यादा स्ट्रांग और एक्टिव होने की जरूरत है, ताकि इस तरह के केस लटकने के बजाय जल्द से जल्द अपने फैसले पर पहुंच सके और गुनहगार को जल्द से जल्द सजा हो सके। क्योंकि एक मासूम से जिंदगी छीनने वाला आसानी से बेल पर रिहा हो अपने घर में बैठा रहे। इस देश में जज की संख्या बहुत कम है। इंडिया में डॉक्टर तो अब बहुत हो चुके हैं, लेकिन जज आज भी कम है। अगर इन कोर्ट केसेस को जल्द से जल्द निपटाना है, जल्द से जल्द फैसले लाने की चाहत है, तो ज्यादा से ज्यादा जज की संख्या बढ़ानी होगी। तभी इस तरह की केस का फैसला जल्दी आएगा। इंद्रानी मुखर्जी जैसी पर्सनालिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी शोहरत और दौलत को लेकर अपनी ही बेटी का कत्ल करने वाली इंद्रानी मुखर्जी की मेंटालिटी कैसी होगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये केस यहीं पर खत्म होता है, पर हमें यकीन है कि आप इंडियन सोसाइटी की ऐसी ही घिनौने चेहरे के बारे में जानना जरूर चाहेंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग ऑडियो सीरीज से जुड़े रहने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।